तो आरबीआई ने जो कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा डिविडेंड दिया जाता है उनके रूल्स में बदलाव किया है। कहीं पे आपको दिखेगा कि आरबीआई ने रूल टाइटन किए हैं, कहीं पे आपको दिखेगा कि आरबीआई ने डिविडेंड के रूल को रिलैक्स किया है। इसको हम थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पे आखिर आरबीआई ने क्या बदलाव किए हैं मेजर, और उसके जो प्रभाव है वो कैसे पड़ेगा। तो आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस नए फ्रेमवर्क की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2027 से लागू हो जाएगा बैंक्स के ऊपर, तो यहाँ पर जो 10 मार्च है उसमें आरबीआई ने ये कह सकते हैं जो डायरेक्शन है या फिर जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे निकाला, जिसमें सब के लिए जो डायरेक्शन है, जो इस तरह का जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसके बाद जो डिविडेंड दिया जाता है उसको कैसे डिक्लेयर करना है, उसको लेकर के यहाँ पे सारी चर्चाएं हैं। तो यहाँ पर ये हुआ है कि जो डायरेक्टिव है आरबीआई की तरफ से, प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट, ये जो है जारी हुआ है। और ये जो कह सकते हैं कि ये जो नए रूल्स आए हुए हैं ये प्रॉपर बैलेंस बनाने का काम करते हैं कि जो बैंक के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें भी जो है लाभ मिले, और जो बैंक है उसके पास भी कैपिटल बफर बना रहे। सबसे पहले यही समझ ले डिविडेंड का मतलब क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कोई बैंक है ए, अब उस बैंक ने अगर 100 शेयर्स जो हैं वो शेयर मार्केट पे उसके हैं, और उसके समझ लीजिए कि 100 अलग-अलग खरीदार हैं, तो उसका जो शेयर होल्डिंग है वो 100 लोगों के पास रहेगा। जो बैंक की शेयर होल्डिंग है उसके अलावा 100 और लोगों के पास है। तो ऐसे में मान लीजिए बैंक ए ने ₹100 का प्रॉफिट जनरेट किया, तब ऐसा तो है नहीं कि बैंक कहेगा नहीं, ₹100 का प्रॉफिट अगर मुझे मिला है तो मैं सारा का सारा पैसा खुद के पास रखूँगा। ये जो शेयर होल्डर्स हैं आज उनको हम कुछ भी नहीं देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो बैंक जो है ये जब ₹100 का प्रॉफिट जनरेट किया है, तो उसको जब बाँटेगा इन 100 लोगों में, तो वो जो पैसा होता है वही डिविडेंड कहलाता है ना? अब कितना बाँटेगा, इसी को लेकर के ये रूल है। क्या ₹100 पूरे बाँट सकता है या फिर कुछ कटौती करके बाँटा जाएगा, उसी को लेकर के ये रूल जो है बने हुए हैं। इसलिए रूल बनाया गया है ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड भी मिले। ऐसा ना हो कि शेयर होल्डर कहें कि बैंक तो प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन हमको तो कुछ हिस्सेदारी मिल ही नहीं रही उस प्रॉफिट की। क्योंकि भाई अगर बैंक को ऐसा नुकसान होगा तो जो शेयर की प्राइस नीचे जा रही है उसमें तो ये रिस्क में रहेगा, लेकिन बैंक का अगर प्रॉफिट है तो उसमें कुछ हिस्सेदारी नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जो बैंक है उनको भी ऐसा ना हो कि ₹100 का प्रॉफिट कमाया तो 100 का 100 बाँट दिया, उनके पास कुछ और नहीं बचा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है इस नोटिफ़िकेशन में, इस सर्कुलर में बताया गया है। और इसके आने के बाद जितने पहले के गाइडलाइंस हैं सब के सब सुपरसीड्स हो जाएँगे। मतलब जो डिफरेंट गाइडलाइंस हैं सब हट के केवल अब यही लागू होगा फाइनेंशियल ईयर 2027 से। अब देखिए इसमें किया क्या गया है, तो इसमें जो कह सकते हैं पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है। मतलब कैसे कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे आपके कमर्शियल बैंक्स हो गए पीएनबी, एसबीआई, आईसीआई, ये सब सम स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, पेमेंट बैंक हो गए, इनके लिए आरबीआई ने कहा है कि अब आप ज़्यादा जो डिविडेंड है वो इश्यू कर पाएँगे अपने पैट पे। पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना? टैक्स काटने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है, तो उसका आप 75% तक डिविडेंड इश्यू कर सकते हैं। पहले ये लिमिट कितनी थी? 40% मैक्स थी, लेकिन अब ये मैक्स है। ये ध्यान रखिए, मैक्स लिमिट है, ये नहीं है कि इतना ही करना है। और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, लोकल एरिया बैंक्स हैं, उनके लिए लिमिट है 80% की, कि आप 80% तक जो है डिविडेंड वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे तो ये अच्छी बात है कि ऐसा किया गया है, लेकिन इसके पीछे आरबीआई ने कुछ और भी चीज़ें बताई हैं। क्या? अब जैसे यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको बैंक अगर आप हैं तो आपको सिर्फ पैट ही नहीं देखना है, आपको एडजस्टेड पैट को लेकर के चलना होगा। एडजस्टेड पैट का मतलब क्या होगा कि बैंक को जितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, मैं यहाँ पे लेकर के चलता हूँ कि बैंक को 1000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, लेकिन बैंक का कुछ एनपीए भी हुआ है। तो नेट एनपीए लेट से बैंक का हुआ है कितना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनएनपीए। ये बैंक का कितना हुआ है, लेट से 400 करोड़ रुपए का एनएनपीए हुआ है, फॉर एग्जांपल, ऐसे समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बैंक इस 1000 करोड़ रुपए का 75% जो है वो दे पाएगा, कि भाई 75% हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं कि भाई 75% आपको डिविडेंड दे, नहीं। अब क्या करना पड़ेगा कि आपका जो भी नेट प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट का मतलब ये पैट से यहाँ पे लेना देना है, तो वो जो भी नेट एनपीए आ रहा है उसका 50% उसमें से माइनस करना पड़ेगा। मतलब 400 का 50% कितना आ गया, 200। तो 1000 में से 200 करोड़ रुपए माइनस करेंगे, तो अब जो बचेगा उसको एडजस्टेड पैट कहेंगे, मतलब 800 करोड़ रुपए।
अब इसका 75% ही मैक्सिमम दे सकते हैं। ये ध्यान रखिए, इसका 75% मैक्सिमम दे सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैक्सिमम दे सकते हैं। अभी कितना देंगे उसके लिए भी शर्तें आपकी आती हैं। तो ये इसीलिए किया गया है ताकि जो बैंक जिनका एनपीए हाई है वो अपना सारा जो नेट प्रॉफिट है वो केवल डिविडेंड जो है देने में ना लुटा दे, बल्कि कुछ पैसा उनके पास रहना चाहिए जिससे उनकी जो हेल्थ है वो सुधरे। तो इसलिए ऐसा आरबीआई के द्वारा एडजस्टेड पैट का कॉन्सेप्ट लाया गया है। फिर आगे हम बात करें, अगर यहाँ पे जो कैपिटल एडिक्वेसी का लिंकेज यहाँ पे किया गया है, कब? डिविडेंड देने के लिए। तो डिविडेंड की एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल होता है, अभी क्या होता है देखते हैं, उसका जो रेशियो है वो देखना पड़ेगा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से, और उसके आधार पे ही आप जो डिविडेंड को इशू कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जो बैंक हायर कैपिटल जो एडिक्वेसी यहाँ पे इक्विटी टीयर 1 रेशियो मेंटेन करके चल रहे हैं वो हायर पे आउट दे पाएंगे, लेकिन जिनका जो CET1 रेशियो जो है कम है वो कम यहाँ पे दे पाएंगे। लेकिन जिनका हायर है उनके लिए भी लिमिट कितनी है? 75% की ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बैंक का जो सीईटी रेशियो है वो 16% है या फिर मान लीजिए 19% है, तो ये कह दे कि हम सारा का सारा जो है वो दे देंगे, सबका सब चला जाएगा हमारा डिविडेंड के रूप में, नहीं। 75% की वो लिमिट आती है, वो भी एडजस्टेड पैट पे वो चलेगा। अब यहाँ पे ऐसा समझिए कि कोई ऐसा बैंक है जिसका जो CET1 रेशियो है वो बहुत ही कम है, लेट्स से कि 7% ऐसा हो पा रहा है, 5.5% के आसपास है, तो उसके लिए होगा कि आप डिविडेंड कितना 0 से 10% तक ही दे पाएंगे, है ना। इसी तरह आप जैसे जैसे जो CET1 रेशियो ये बढ़ता रहेगा वैसे वैसे डिविडेंड देने की लिमिट भी बढ़ती रहेगी, ये बात ध्यान रखिए। आगे अगर हम बात करें CET1 का क्या चक्कर है, तो जो CET1 कैपिटल होती है बैंक की वो फाउंडेशन ब्लॉक होती है। मतलब वो बैंक की अपनी जो कैपिटल है, पैसा है, वो होता है। इसमें क्या-क्या आता है? इसमें आती हैं बैंक की रिटेन्ड अर्निंग्स, जो बैंक ने पैसा रेज़ किया है अपने शेयर्स वगैरह बेच करके पब्लिक को, सरप्लस मनी जो उसे किसी स्पेसिफिक एसेट को बेच करके मिला है, जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं जो बैंक को अपने प्रॉफिट में से जो है और सेट असाइड करने होते हैं वो, या फिर जो पेड अप इक्विटी शेयर का कैपिटल वगैरह होता है, मतलब वो सब मिला करके ये जो पैसा होता है, मतलब बैंक का जो पैसा होता है, ये CET1 में आता है। अब ये जो CET1 रेशियो ये कैसे निकलता है कि भाई CET1 कैपिटल बैंक के पास जितना भी है, लेट्स से बैंक के पास CET1 कैपिटल कितना है? 1000 करोड़ रुपए का है ना? तो बैंक ये देखेगा कि टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स उसके कितने हैं। मतलब कि उसने जो लोन दिया है उसका जो रिस्क वेट उसने वो निकालेगा कि वो कितना है। अब रिस्क वेट का मतलब क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट जो बैंक है उसने अपना पैसा अगर किसी गवर्नमेंट के बॉन्ड में लगाया हुआ है, तो वहाँ पर जो रिस्क वेट होता है लगभग 0 होता है। मतलब वो आपका डिफ़ॉल्ट कर ही नहीं पाएगा। लेकिन जैसे मॉर्गेज किया हुआ है रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी, होम लोन वगैरह पे, तो वहाँ रिस्क वेट 35% असाइन किया है। पर्सनल लोन पे 100% रिस्क वेट होता है, तो इसके आधार पे देखा जाता है कि बैंक का जो पैसा लगा है उस पे रिस्क आखिर कितना है, तो उसका रेशो। अब लेट्स से कि बैंक का जो रिस्क वेटेड एसेट है वो कितना आता है? 100 करोड़ रुपए का, तो ये आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%, है ना। तो ये आ जाएगा CET1 रेशियो। इसके आधार पे तय होगा कि भाई बैंक कितना डिविडेंड दे पाएंगे। वो CET1 रेशियो जितना हाई होगा मतलब बैंक के पास उतनी बेहतर कैपिटल है और वो डिविडेंड और दे सकते हैं। जिसका CET1 रेशियो जो है कम होगा मतलब उसकी कैपिटल वो उतनी बेहतर नहीं है, या फिर उसके रिस्क वेटेड एसेट्स ज़्यादा है, तो उसको अपना पैसा अपने पास रखना होगा, ना कि आप डिविडेंड के रूप में लुटाइए। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा गया है डिविडेंड डिक्लेरेशन का। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? रेगुलेटरी कैपिटल को मेंटेन करना हो, मतलब जो मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती हैं CRAR के तहत, जो बेसल नॉर्म 3 वगैरह के तहत मेंटेन करनी होती हैं, वो आपको जो प्रीवियस फुल फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अगर वो आपका नीचे जाता है या डिप होता है तब फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। जो नेट एनपीए रेशियो है वो आपका 6% से कम होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए। और जो आपका पॉजिटिव जो यहाँ पे एडजस्टेड पैट है वो होना चाहिए। अगर आपका जो पैट है वो 0 रहा या फिर नेगेटिव में चला गया, ये कौन सा? एडजस्टेड पैट, तब आप नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे। और कोई भी सुपरवाइजरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए आरबीआई की तरफ से, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई सुपरवाइजरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हों रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की तरफ से या आरबीआई की तरफ से। तो अगर ऐसा होगा तब भी डिविडेंड डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि इन चारों में से अगर कुछ भी एक हुआ तो बैंक जो डिविडेंड है डिक्लेयर कर ही नहीं पाएगा, बाकी अगर कैप जो क्राइटेरिया मेट हो रहे हो तब भी। अब अगर ये चारों क्राइटेरिया मेट हो भी जाएं तो उसके बाद फिर आरबीआई ने ये कहा है कि जो भी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं
वो आखिरी चेक एंड बैलेंस का काम करेंगे। मतलब वो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मेट हो गई और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं, उनका ओवरसाइट यहाँ पे ज़रूरी है। मतलब वही तो तय करेंगे ना कि बैंक का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो वहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी डिविडेंड हैं, वो एक्सप्लिसिटली वहाँ पे पेड आउट नहीं होंगे। जैसे बैंक ने अगर कोई वन टाइम का सेल किया हो एसेट का, तो उससे जो पैसा मिला है उसे आप डिविडेंड के रूप में बाँट नहीं सकते हैं। इसके अलावा अगर आरबीआई की तरफ से यहाँ पे कोई इस तरह का बताया गया है, कोई मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन दिया गया है या फिर डाइवर्जेंसेस हुए हैं एसेट क्लासिफिकेशन में, आरबीआई ने ऐसा बताया है बैंक को, तो उसके आधार पे भी आपको देखना होगा, उसके बाद ही आप डिविडेंड का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल है वो भी फॉलो करनी पड़ेगी कि आप कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। वो आपको जो एक फोर्टनाइट मतलब 15 दिन के अंदर वो डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। कहाँ पे? आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के तहत, ताकि ये समझ में आए कि आपका जो यहाँ पे डिविडेंड हो किस हिसाब से जा रहा है। तो इसके बाद फिर जो डिविडेंड होगा वो निकल के आएगा। तो अगर आप देखेंगे ओल्ड फ्रेमवर्क और न्यू फ्रेमवर्क में क्या अंतर होगा कि ओल्ड फ्रेमवर्क में जो मैक्सिमम कैप था वो था 40% का, 40% ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते थे। और अब जो नया फ्रेमवर्क है वो 75% है। यहाँ पे आप कहेंगे नॉर्म क्या हुए हैं, रिलैक्स हुए हैं। क्यों? क्योंकि पहले अगर आप बैंक का शेयर लेते थे तो डिविडेंड उतना प्रॉपर मिलेगा नहीं, है ना? सबको पता है 40% ज़्यादा दे ही नहीं सकते। लेकिन अब तो 75% दे सकते हैं जो अच्छे बैंक हैं। क्योंकि वो सारे क्राइटेरियाज़ को लगभग मेट ही कर लेते हैं। जो एडजस्टेड पैट है, पहले ये कुछ स्ट्रिक्टली डिफाइंड नहीं था इस तरीके से कैलकुलेशन करना ये सारी चीज़ें। लेकिन अब तो ये डिफाइंड हो गया है, तो आप ये कह सकते हैं कैलकुलेशन को एकदम फिक्स कर दिया गया है। मतलब उसमें कोई एम्बिगुइटीज़ वाली चीज़ नहीं है। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन जो था इसको लेकर के जो पहला फ्रेमवर्क था, बहुत सारे जो फ्रेगमेंटेड सर्कुलर्स थे 2005 से 2021 के बीच में समय-समय पे निकाले जा रहे थे। तो अब उसको यूनिफ़ाई कर दिया गया है एक ही सर्कुलर के द्वारा कि भाई अब इसी डायरेक्शन को आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे जो प्राइमरी फ़ोकस होता था वो डिविडेंड स्टेबिलिटी पे होता था। यहाँ पर जो प्राइमरी फ़ोकस है नए फ्रेमवर्क पे, वो कैपिटल प्रिज़र्वेशन और एसेट क्वालिटी पे रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है जो पैसा है उसको आपने लुटा दिया, भाई अपने बैंक की हेल्थ भी आप मेंटेन करके चलो और अपने जो यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं उनको आप अच्छा डिविडेंड भी दे पाओ। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे ये आता है कि मान लीजिए कोई ऐसा बैंक है जो कि यहाँ पे एक भी क्राइटेरिया को अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए सारा कुछ है लेकिन एक क्राइटेरिया मान लीजिए सीटी रेशियो उसका ब्रीच हो जाता है, तब क्या होगा? तो ध्यान रखिए इस जो सर्कुलर है इसमें किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई क्राइटेरिया मेट नहीं हो रहा है, एलिजिबिलिटी मेट नहीं हो रही है, तो जीरो डिविडेंड का सिनेरियो आ जाएगा। चाहे आप सीटी 1 रेशियो का ब्रीच यहाँ पे देखने को मिल रहा हो, चाहे एडजस्टेड पैट आपका जीरो या फिर नेगेटिव हो, या फिर एसेट क्वालिटी मतलब नेट एनपीए आपका 6% से ज़्यादा हो, या फिर कोई बैंक के ऊपर रेगुलेटरी जो है ऐसा या सुपरवाइजरी जो एक्शन है वो आपका आ गया हो, तो ऐसे केसेस में डिविडेंड आप इशू नहीं कर पाएँगे। बैंक के लिए ऐसा कहा गया है। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ये जो कह सकते हैं फ्रेमवर्क आया है, ये दोनों तरफ से एक बैलेंस का काम करता है, डबल एज स्वॉर्ड आप कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो हाई परफॉर्मिंग बैंक्स हैं, उनको रिवॉर्ड किया गया है कि आप 75% तक जो है अपना डिविडेंड दे सकते हैं, और यहाँ पर जो वीक बैंक्स हैं, उनको ये कहा गया है कि आप ये डिविडेंड देने के ऊपर इतना फोकस मत करिए, बल्कि आप अपने एनपीए को कम करिए, आप अपने सीटी1 रेशियो को थोड़ा और इम्प्रूव करिए। तो ऐसे में वहाँ पे पे आउट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है ताकि उनकी हेल्थ जो है वो बेहतर हो सके। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर के मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसे लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।